इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से। राष्ट्रपति चुनाव से पहले लखनऊ पहुंच चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। लखनऊ में द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। लखनऊ पहुंच चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि एनडीए की राष्ट्रपति कैंडिडेट हैं, और यहां पर बीजेपी के नेताओं और साथ ही बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी और यहां पर अपने समर्थन में वोट की अपील करेंगी द्रौपदी मुर्मू। ये तस्वीर एयरपोर्ट की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम ने उनका स्वागत किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और संजय निषाद को भी आप देख पा रहे हैं, जो कि सहयोगी दल के लीडर और साथ ही मंत्री भी हैं, वो भी मौजूद हैं। मौके पर स्वागत में पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू के। द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की ओर से राष्ट्रपति कैंडिडेट हैं और उनका मुकाबला यशवंत सिन्हा है, जो कि विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति कैंडिडेट। कल यशवंत सिन्हा लखनऊ में थे। कल समाजवादी पार्टी ने बैठक बुलाई थी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, और आज द्रौपदी मुर्मू पहुंची है लखनऊ। लगातार भारत के अलग अलग राज्यों के दौरे पर द्रौपदी मुर्मू, और इसी क्रम में आज यूपी के लखनऊ पहुंची हैं और यहां पर बीजेपी के नेताओं के साथ साथ सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी उनकी बैठक होगी। अपने समर्थन में वोट की अपील करेंगी वो, तो समर्थन मांगेंगी। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू इस वक्त आपके सामने है। इनका बैकग्राउंड ओडिशा से आता है, मंत्री रह चुकी हैं और बेस्ट एमएलए का खिताब जीत चुकी हैं, और अब ये राष्ट्रपति कैंडिडेट हैं एनडीए की ओर से। तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह को भी आप देख रहे हैं, जिन्होंने स्वागत किया बुके भेंट कर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वो बुके देते हुए आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी स्वागत किया द्रौपदी मुर्मू का। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संकेत, तस्वीरें हम एयरपोर्ट की देख रहे हैं। कहां पर मीटिंग होनी है, कहां पर बैठक होगी, आगे क्या कार्यक्रम? देखिए, लखनऊ एयरपोर्ट से द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं वो निकल चुकी हैं और यहां से वो नैमिषारण्य गेस्ट हाउस पहुंचेंगी। उसके बाद आज लोक भवन में एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो तमाम विधायक हैं, जो दूसरे दल हैं, उन बीजेपी समर्थित उनके तमाम विधायक और सांसद लोक भवन में मौजूद रहेंगे और वहां पर द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगे और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं, वो मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में वो समर्थन मांगेंगी अपने लिए उन तमाम सहयोगी दलों से भी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद हैं। एयरपोर्ट का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। जो तमाम जो आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के कार्यक्रम में, और ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए थे जो आदिवासी समाज के लोग हैं। ये आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं। तमाम आदिवासी समाज के लोगों ने स्वागत किया द्रौपदी मुर्मू का लखनऊ एयरपोर्ट पर, और इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने इन आदिवासी समाज के लोगों को देख के कुछ देर के लिए गाड़ी भी रोकी और इनका अभिवादन स्वीकार किया, और उसके बाद यहाँ से रवाना हुई हैं। अब नैमिषारण्य गेस्ट हाउस पहुंचेंगे और उसके बाद लोक भवन में बैठक आयोजित की जाएगी। ठीक है संकेत, तस्वीरों में भी दिख रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए खास तैयारी की गई और यहाँ पर लोक कला की भी तस्वीरें नजर आ रही हैं। खासकर जो आदिवासी समाज से आते हैं वो लोक कलाकार यहाँ पर बुलाए गए और उन्होंने भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी है। द्रौपदी मुर्मू जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से ही आती हैं और पहली महिला आदिवासी होंगी जो कि भारत की पहली महिला, सबसे ऊपर वाला जो स्थान होता है वहां पर विराजमान होंगी। और ये बताइएगा कि और आगे क्या कार्यक्रम है, क्या स्वागत में और भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? बिल्कुल, द्रौपदी मुर्मू यहाँ के बाद में एयरपोर्ट से और सीधे वो गेस्ट हाउस पहुँचेंगी और वहाँ से निकलने के बाद वो लोक भवन में बैठक करेंगे, और बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर एक भोज का कार्यक्रम भी रखा गया है और उसमें जो चुनिंदा लोग हैं उनको बुलाया गया है, और उसमें रणनीति बनेगी। जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित दल तो वोट करेंगे ही, इसके अलावा बीजेपी उत्तर प्रदेश में कोशिश करेगी कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में तमाम अन्य जो दल हैं उनके विधायकों को भी लामन किया जाए। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो इस समय के सियासी समीकरण चल रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से नाराज हैं और वहीं शिवपाल यादव भी अखिलेश यादव से नाराज हैं, तो दूसरी तरफ जनसत्ता दल के भी विधायक हैं। तो ऐसे में ये जो तमाम दल हैं जो विपक्षी पार्टियों के साथ में नहीं है, हालांकि बसपा ने सीधे तौर पर समर्थन दे दिया है द्रौपदी मुर्मू को, लेकिन जो बाकी दल हैं, तो क्या आप यहाँ पर ये संकेत दे रहे हैं, संकेत किस तरफ क्या यहाँ पर आप ये संकेत दे रहे हैं कि सुभाषपा भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सकती है?
सुभाषपा की ओर से भी ओम प्रकाश राजभर द्रौपदी मुर्मू के साथ आ सकते हैं, क्योंकि कल की जो मीटिंग हुई थी यशवंत सिन्हा को लेकर, उसमें वो नहीं पहुंचे थे। उनका कहना था कि उन्हें बुलाया नहीं गया, इसलिए वो नहीं आए। बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर ने सीधे तौर पर यही वजह थी कि ओम प्रकाश राजभर ने इनकार किया था कि वो नहीं पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य जी को आप देख सकते हैं, डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम हमारे आप देख सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं उन तमाम लोगों का जो यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे आज? निश्चित तौर से आज राष्ट्रपति पद की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हुआ है। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उत्तर प्रदेश से भारी समर्थन उन्हें प्राप्त होगा। बिल्कुल सर, जो सहयोगी दल है विपक्षी पार्टियों को, ओम प्रकाश राजभर वगैरह, क्या इधर भी उम्मीद है? अंतरात्मा की आवाज से गरीब के जो साथ होंगे, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के जो साथ होंगे, वह आदरणीय द्रौपदी जी को वोट देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी आप देख सकते थे, इनका सीधे तौर पर कहना है जो आदिवासियों और पिछड़ों के साथ होंगे वो द्रौपदी मुर्मू जी को वोट करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य यहाँ डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, और ये यहाँ पर किस तरीके से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं आप देख सकते हैं। जो तमाम बिल्कुल संकेत, और जो तस्वीर यहाँ पर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर, जबकि द्रौपदी मुर्मू का काफिला यहाँ से आगे निकल चुका है, जहां पर उनके स्वागत की तैयारी की गई थी, बावजूद उसके अब भी वहां पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कई बड़े नेता अब भी वहां पर मौजूद हैं, एक एक कर सभी बाहर निकल रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर, जब द्रौपदी मुर्मू का, जो कि भावी राष्ट्रपति आप कह सकते हैं उन्हें, उनका स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संजय निषाद, ये सभी कर रहे थे। बारी बारी से उन्हें बुके दे करके, शॉल उड़ा करके उनका स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया। मीटिंग अपनी जगह पर है, वो औपचारिकता है, समर्थन हासिल करना, मांगना, वो औपचारिकता है। लेकिन यहां पर जिस तरह से ये सभी बड़े नेता मौजूद थे द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए, तो समझा जा सकता है कि एनडीए का कुनबा और सहयोगी दल वो पूरी तरह से एकजुट है। और अब अंतरात्मा की बात उन लोगों के लिए भी हो रही है जो विपक्ष के गठबंधन में शामिल है, तो वो भी टूट कर आ सकते हैं, ये उम्मीद बीजेपी जता रही है। संकेत, बिल्कुल जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है। दरअसल विपक्ष में भी जिस तरीके से फूट पड़ी, कल ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव की बैठक में नहीं पहुंचे, तो ऐसे में ये कयास भी लगाए जाने लगे। और जिस तरीके से आज ओम प्रकाश राजभर ने आपातकालीन बैठक बुलाई, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं विपक्ष में जो फूट है वो साफ नजर आ रही है, और इसका फायदा सीधे तौर पर एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को होगा। और जिस तरीके से बसपा ने सीधे ऐलान कर रखा है कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को, अभी हम कुछ देर पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जब बात कर रहे थे तो न्यूज़ 18 पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दलितों और पिछड़ों की वो आवाज़ बनेंगी। राष्ट्रपति के जो प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको वोट करेंगे वो लोग जो इनका समर्थन करते हैं दलितों और पिछड़ों का। तो जाहिर सी बात है कि सारा कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का था, वो भी सियासत करते हैं पिछड़ों और दलितों की। तो ऐसे में जो ठीक है, धन्यवाद संकेत इस वक्त तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। पहाड़ पर जानलेवा बारिश, नालों में उफान, खतरे में जान। यहाँ मैं पानी भरते भाव आया, मैं यहाँ खड़ा था गाड़ी ले हुए, मैंने हाथ हिलाया, लाइटें मारी, डब ने गाड़ी नहीं रोकी। फिर ज़्यादा उधर कार आते रही, पानी हाथ से पूरी गाड़ी बह गई। नाले में वही कार, 9 की मौत। करीब 5-5:15 के बीच में एक गाड़ी जो है ढेला से रामनगर की तरफ आ रही थी, और वो अनियंत्रित होकर वो जो रपटा है उसके नीचे जो है नदी है उसमें गिर गई। सड़कों पर आया मुसीबत का मलबा, रास्ते बंद, चीनी सीमा से संपर्क टूटा। पहाड़ पर बारिश, मैदान में सूखा,
तो बीच में हम लोग यही सोच रहे थे कि 5 तारीख को आएगा, बट वो गुजरात में आपने नहीं सुना जो बलूचिस्तान वगैरह जो फ्लड हुआ, ये वहीं स्टक अप है। एक्टिविटी जो है दिल्ली में नहीं हो रहा है पिछले 7 दिन से। कहीं बारिश की मार, कहीं इंतजार। रामनगर में सुबह 5:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ढेला नदी में अर्टिगा कार बह गई और इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। इस पूरे हादसे में सिर्फ एक बच्ची को बचाया जा सका, जिसे अस्पताल ले जाना पड़ा। कार में 10 लोग सवार थे और ये सभी पंजाब के बताए जा रहे हैं। वहीं इस कार में कुछ स्थानीय लोगों के होने की भी खबर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि ढेला नदी उफान पर थी और उसी वक्त ये कार आ रही थी और इस हादसे का शिकार हो गई। कार बेकाबू होकर के अनियंत्रित होकर के नदी में जा गिरी। तेज बहाव में फंस गई ये कार। हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया है। यहाँ मैं पानी होते भाव आया, मैं यहाँ खड़ा था गाड़ी ले हुए, मैंने हाथ हिलाया, लाइटें मारी, डबल गाड़ी नहीं रोकी। फिर ज़्यादा उधर कार आते रही, पानी हाथ से पूरी गाड़ी बह गई। मेरे सामने वाली बात, हादसा मेरे सामने हुआ, ये वाला पूरा हुआ। अब मैं मना कर रहा हूँ, मैं हाथ ला रहा हूँ। मैंने सुबह 5 बजे टाइम पूरा करीब 5 सवा 5 के बीच में एक गाड़ी जो है ढेला से रामनगर की तरफ आ रही थी और वो अनियंत्रित होकर वो जो रपटा है उसके नीचे जो है नदी है उसमें गिर गई। और अभी तक जो उसमें जो बॉडी रिकवर हुई है उसमें 6 महिलाओं की बॉडी रिकवर हुई है और उसमें 3 पुरुष हैं और 1 महिला उसमें जिंदा बची है जो अभी हॉस्पिटल में है, जिसका इलाज चल रहा है। पहाड़ों पर लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से मुसीबत में फंस रहे हैं लोग। पिथौरागढ़ में कैसे पहाड़ी भरभरा कर गिर रही है, इसकी तस्वीर आपके सामने है। धारचूला जौलजीबी रोड के बीच पहाड़ी पर पल भर में ही सड़क पर पूरी की पूरी पहाड़ी आ गई, जिसके बाद घंटों यातायात यहां पर बाधित रही। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को खोला। भारी बरसात की वजह से पिथौरागढ़ में 10 रोड अभी भी बंद हैं और इनमें एक रोड चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली भी है। वहीं तवाघाट लिपुलेख रोड भी कई जगहों पर भारी लैंडस्लाइड की वजह से बंद है, जबकि बंगापानी तहसील में खुमती से कालिका के बीच की रोड 15 जगहों पर बंद पड़ी है। ये रोड बीते 5 दिनों से बंद है। वहीं रोड बंद होने की वजह से 2000 से ज्यादा के लोगों की जो जान है वो जोखिम में है और ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। और सड़क खोलने के लिए प्रशासन लगातार तैनात है, लेकिन प्रशासन की टीम को कामयाबी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि एक जगह पर सड़क खोली जाती है तो रोड दूसरी जगह पर जाम। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले अब उफान पर हैं, तो दिल्ली एनसीआर में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। अभी भी मौसम विभाग आरके जेनामणि के मुताबिक 9 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में बारिश झमाझम हो रही है और दूसरी तरफ अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली के लोग गर्मी और उमस से जूझ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक आरके जेनामणि जी। सर, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो इतनी ज्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, बारिश कब होगी? देखिए, जो दिल्ली का जो ह्यूमिडिटी है ये नॉर्मल है और रेन का अगर देखेंगे तो टोटल 1 मंथ में 7 डेज होता है। ये नॉर्मल है एक्चुअली। जैसे 5 दिन ड्राई रहेगा और ह्यूमिड रहेगा, फिर एक ना एक दिन बारिश होगा, ठीक है ना। कोई साल में ज़्यादा दिन रेन होता है, ये तो इसकी वेरिएबिलिटी का पार्ट है मानसून का। और जैसे बताया कि अभी जो है सारा जो मॉइस्चर और जो सिस्टम है वो महाराष्ट्र, गुजरात और जो केंद्रीय भारत में है। जैसे मेनली हम लोग देखते हैं मानसून ट्रफ या कन्वर्जेंस जोन, तो वो काफ़ी साउथ में है। जो गुजरात है, सौराष्ट्र है, वहाँ से लेकर के जो हमारा सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश से लेकर के गोपालपुर उड़ीसा जाता है, और ये लाइन जब तक दिल्ली नहीं आएगा तब तक बारिश नहीं होगा।
तो बीच में हम लोग यही सोच रहे थे कि 5 तारीख को आएगा, बट वो गुजरात में आपने नहीं सुना जो बलूचिस्तान वगैरह जो फ्लड हुआ, ये वहीं स्टक अप है। एक्टिविटी जो है दिल्ली में नहीं हो रहा है पिछले 7 दिन से। अभी इंडिकेशन है कि 9 नाइट की 10 सुबह होगा, एक सिग्निफिकेंट स्पेल होगा, लेकिन इंटेंसिटी कितना होगा अभी हमारे पास करेक्ट नहीं आया है, और इसलिए 9-10 को जो है तापमान बहुत कम होगा। विधानसभा चुनाव के बाद आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद पार्टी अब मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी है। बीजेपी का फोकस उन लोकसभा सीटों पर है जहां पर 2019 में बीजेपी को हार मिली थी। बीजेपी की लखनऊ में अहम बैठक हुई और इस बैठक में 2024 के अभियान की रूपरेखा तय की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल मौजूद थे। और बैठक के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 2024 को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही ये भी कहा कि यूपी की जनता बीजेपी के विकास के साथ है। और आदरणीय मोदी जी के कारण जो सोच बदली है समाज की, एक विकास की लहर हुई है और गरीब तक वह विकास पहुंचा है, सभी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है ईमानदारी के साथ। कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार रहा, जो उनके शासनकाल में 14 से एक विकास की लहर चली और लोगों ने जो वंशवाद की पार्टियों को नकारा है पूरे देश के अंदर, धीरे धीरे वंशवाद की पार्टियों का नकारने का जो जनता जनार्दन अभियान चलाया है, ये सभी बिंदुओं पर लेकर चर्चा हुई है। संगठन के आगे विभिन्न प्रकार के अपना कार्यक्रम होती है, बैठकें हैं, कार्य समिति है, ये सब की बैठकें होती हैं। वह नीचे जो अपना अभियान चलता है, ये सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में आज एक अहम बैठक आयोजित हुई। 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में मंथन किया गया कि कैसे 2024 का रोड मैप तैयार किया जाए। और जो तेलंगाना में बैठक हुई थी राष्ट्रीय कार्य समिति की, उसमें जो एजेंडे तय किए गए थे उन पर भी मंथन किया गया और जमीन पर उसे किस तरह से उतारा जाए इस पर मंथन हुआ। किस तरीके से अल्पसंख्यकों के बीच में काम करना है और कैसे उनको लामबंद करना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, इन सभी बिंदुओं पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान हैं उनको जमीन पर किस तरीके से उतारा जाए उस पर मंथन किया गया है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इसी बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रमोद तिवारी का कहना है कि बीजेपी डरी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी डरी हुई है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में जो विकास हुआ है, निवेश हुआ है, कागजों पर ही हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश को सबसे उत्तम प्रदेश बनाने का जो वादा था वो केंद्र सरकार ने तो पूरा नहीं किया। मोदी सरकार ने उस पर कोई योगदान नहीं दिया। इतनी बिजनेस समिट हुई, अब कोई पूछ ले कि जितने की वायदा था उसमें कितना ज़मीन पे उतरा, तो शायद 5 और 10% भी नहीं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस कई सालों से बन रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब मोदी जी को डर सता रहा है आने वाले चुनाव का जो 2024 में है, और इसीलिए वाराणसी भी गए थे, क्योंकि वाराणसी को उन्होंने कहा था हम काशी को क्योटो बना देंगे, जापान का शहर। काशी को काशी नहीं रहने दिया। वहाँ की सड़कें देखिए, वहाँ की विद्युत व्यवस्था देखिए, एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखिए, अनाज का वितरण देखिए, सब में अगर कुछ है तो महंगाई के अलावा मोदी सरकार ने कुछ नहीं दिया। लेकिन से एक तरफ जहाँ बीजेपी की तैयारियां चल रही हुई, अगर कांग्रेस की बात करें तो अभी तक अध्यक्ष नहीं तय हो पाया है कि अध्यक्ष कौन होगा उत्तर प्रदेश का। कभी भी किसी भी वक्त अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है और वहाँ हमारे पूरा संगठन लगा हुआ है, काम कर रहा है। प्रियंका जी के मार्गदर्शन में वहाँ संगठन पूरी ताकत से लगा है। हाँ, अध्यक्ष की घोषणा कुछ दिनों में हो जाएगी। तो प्रमोद तिवारी कह रहे कि कांग्रेस का भी संगठन पूरी तैयारी में लगा हुआ है, हालांकि वो कॉन्फिडेंस उनकी बातों में नजर नहीं आ रहा। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी है।